प्यारे भैया बहन, आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक के विषय में। देखिए, यही है द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रक। देखिए, एक यहाँ आलेख दिया हुआ है। इस आलेख में भी दिखाया गया है कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक क्षेत्रक द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के विषय में बताया गया है। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है सकल घरेलू उत्पाद। आलेख एक में जो है तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं को दिखाया गया है। यह 2 वर्षों यानी 1973-74 और 2013-14 के उत्पाद को दिखा रहा है। ये 2 समय की चीज़ों को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितने वृद्धि हुई है, ये आप देखेंगे। आपको बता रहे हैं। देखिए, इसमें इस सकल घरेलू उत्पाद 73-74 में प्राथमिक क्षेत्रक, जिसको ब्लू कलर से दर्शाया गया है, द्वितीय क्षेत्रक जिसको लाल कलर से दिखाया गया है, और तृतीय क्षेत्रक जिसको ग्रीन कलर से दर्शाया गया है, इसकी स्थिति क्या थी। लेकिन वही स्थिति जो इतने करोड़ रुपए में दिखाया, 13 और 14 में आपको प्राथमिक क्षेत्रक बहुत कम रहा। उससे अधिक विकास द्वितीय क्षेत्रक का हुआ और सर्वाधिक अधिक विकास जो है तृतीय क्षेत्रक में हुआ है। यानी अगर देखा जाए तो तृतीय क्षेत्रक जो है आपको 55 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हुआ है। 55 लाख करोड़ रुपये से अधिक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। ये हमको ये देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ तक ये पूरा यहाँ तक का डाटा है। ये जो है सर्वाधिक अधिक है, ये कम है, ये सबसे कम है। ये तीनों में कितना का अंतर है आप देख सकते हैं। अब देखिए, हम अब आपको बताएंगे कि 73-74 में और 2013-14 के बीच में जो तुलना किया गया है, यह तुलना क्या दिखाता है, क्या प्रदर्शित करता है, इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ज़रा विचार करने की बात है। उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व को देखिए आप, ये कितना इसका महत्व बढ़ा है। 73-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्रक के उत्पादन में हुई है। तृतीय क्षेत्रक तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं जी क्या है, कैसे है, इसके विषय में आप जानते भी हैं कि जितनी भी सेवा कार्य है वो सभी तृतीय क्षेत्रक में आता है, चाहे किसी भी प्रकार की नौकरी आप क्यों नहीं करते हो। परिणाम 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्रक सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रक के रूप में उभर करके आया है। इस भारत में तृतीय क्षेत्रक इतना क्यों महत्वपूर्ण हो गया, इसके क्या कारण हैं, इसको हम आपको बताएंगे। ये आखिर यह इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ, इसके कारण क्या है। प्रथम कारण है, किसी भी देश में अनेक सेवा जैसे अस्पताल हो, शैक्षणिक संस्थान हो, डाक हो, तार हो, सेवा हो, थाना हो, कचहरी हो, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय हो, नगर निगम हो, रक्षा हो, परिवहन हो, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। ये सभी चीज़ों की आवश्यकता हमारे यहाँ है। इसकी किसी न किसी रूप में हमें आवश्यकता होती है। ये देखिए, हमारी सभी आवश्यकता की चीज़ें हैं। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। ये सरकार के ऊपर का चीज़ है, ये सरकार करती है इसकी देखरेख करना। तो इन सभी चीज़ों में वृद्धि हुई है, विकास हुआ है, इसीलिए तृतीय क्षेत्रक जो है इतना आगे बढ़ गया है।
अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद तृतीय क्षेत्रक इतना आगे नहीं बढ़ता। द्वितीय क्षेत्रक, जिस द्वितीय क्षेत्रक में कृषि और उद्योग के विकास में से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जो है जितना अधिक होगा वैसे ही सेवाओं की मांग अधिक होती जाएगी। ये जैसे जैसे प्रथम और द्वितीय क्षेत्रक बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सारे चीज़ की मांग बढ़ते जाएगी, अधिक होती जाएगी। और जब अधिक होगी तो इसमें निश्चित रूप से सेवा का कार्य अधिक होगा। तृतीय कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्तरां हुआ, पर्यटन हुआ, शॉपिंग हुआ, निजी अस्पताल हुआ, निजी विद्यालय हुआ, व्यावसायिक प्रशिक्षण हुआ, ये सबकी मांग होने लगती है। ये तीसरा कारण हो गया कि आखिर सेवा क्यों इतना आगे बढ़ा है, तृतीय क्षेत्र क्यों इतना आगे बढ़ गया है। इन तीन कारण हम बताए कि कृषि और उद्योग में विकास हुआ तो उसमें परिवहन पर व्यापार भंडारण बढ़ा। तृतीय कारण रहा कि जब आय बढ़ती है तो लोग की कई सेवाएं बढ़ती है, चाहे वो रेस्तरां हो, पर्यटन हो, शॉपिंग हो, निजी अस्पताल हो, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सबकी मांग होती है। और सभी में विशेष करके बड़े नगरों में इस परिवर्तन को देखा जाता है। एक और कारण है, इसका चौथा कारण है कि विगत दशक में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित जो है कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण रूप से और अपरिहार्य हो गई है। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो गई है। देखिए, इसमें तीव्र वृद्धि का विकास हुआ है इन सेवाओं में। अध्याय 4 में हम लोग पढ़े थे कि नवीन सेवाओं और उनके प्रसार के कारण की चर्चा हम लोग जब आगे के अध्याय में जाएंगे तो इसकी सेवा करने का फिर हमको मौका मिलेगा। देखिए, आप याद रखिए, सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह से लोगों को नियोजित करता है। इसमें सेवा क्षेत्र में कई तरह से लोग जो हैं इसमें आते हैं। एक तरफ देखा जाए तो सेवा की संख्या सीमित है, बहुत कम है, जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिक को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर देखें तो बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकान, मरम्मत कार्य, परिवहन जैसे सेवाओं में संलग्न हैं। बहुत सारे सेवाएं हैं जिसमें लोग लगे हुए हैं। देखिए, वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं, सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य दूसरा अवसर नहीं है। सेवा क्षेत्र केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। इनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये देखिए कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित होते हैं। नियोजन होने का क्या कारण है, ये देखना है कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित होते हैं। आलेख में हम आपको बताएंगे। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की प्रतिशत जो है हिस्सेदारी आलेख 2 जो है आपको प्रस्तुत करेगा। आप उस आलेख में देखिएगा कि 40 वर्षों में यह आलेख जो है ये क्या प्रदर्शित किया। ये देखिए, ये आलेख 2 है। इसमें क्या है, 73 और 74 में दिखा रहा है और 2013 और 14 का आलेख यह प्रदर्शित कर रहा है। 73 और 74 में प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि थी और तृतीय क्षेत्रक में वृद्धि थी। द्वितीय क्षेत्रक बहुत कम था। लेकिन वही 2013 और 14 में देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र कम हो गया है, द्वितीय क्षेत्रक में भी कुछ विकास हो गया है। पहले की अपेक्षा द्वितीय क्षेत्रक में विकास हुआ है, लेकिन अप्रत्याशित विकास जो है आपको तृतीय क्षेत्रक में हमको देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है द्वितीय क्षेत्रक है, उसके बाद जो है तृतीय क्षेत्रक है। ऐसा देखने को हमको आलेख 2 से मिल रहा है। अब देखते चलिए आप, भारत के संदर्भ में हम देखें
तो बहुत ही उल्लेखनीय तथ्य है कि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है। तीनों, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीय, तृतीय हो, तीनों में सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है। किसी भी रोजगार में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। अब हम आपको आलेख जो 3 है इसमें हम आपको कुछ बताएंगे। आप देखेंगे कि 1972-73, 2011-12 और वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रकों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाया गया है। तो आज भी प्राथमिक क्षेत्रक में सबसे बड़ा नियोक्ता है, इसको हम देखेंगे। अब देखिए रोजगार के क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रतिशत में इसमें शो किया गया है। यहाँ प्राथमिक क्षेत्रक रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी देखिए, यहाँ 72-73 में आपको 74% जो था आपको प्राथमिक क्षेत्रक में लोग थे, 11% जो था आपको द्वितीय क्षेत्रक में लोग थे और मात्र 15% लोग तृतीय क्षेत्रक में थे। वही 2011 और 12 में प्रथम क्षेत्रक में, प्राथमिक क्षेत्रक में 49% लोग, द्वितीय क्षेत्रक में 24% लोग और तृतीय क्षेत्रक में 27% लोग सेवा में रह गए। यानी प्राथमिक क्षेत्रक में ह्रास हुआ, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में विकास हुआ। इस आलेख से हमको यही देखने को मिल रहा है। यानी प्राथमिक क्षेत्रक से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसर का सृजन नहीं हुआ था। जैसे जैसे रोजगार का सृजन होता गया ये क्षेत्रक आगे की ओर बढ़ता चला गया। जब तक रोजगार ये नहीं सृजन नहीं हुआ था तब तक नहीं हुआ था। इस अवधि में वस्तु के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना से वृद्धि भी हो गई ज़्यादा। उद्योग में रोजगार 3 गुना बढ़ा। तृतीय क्षेत्रक पर भी यह बात लागू होता है कि सेवा क्षेत्र में उत्पादन 14 गुना वृद्धि हुई है सेवा क्षेत्रक में, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई है। रोजगार कम बढ़ा लेकिन सेवा का कार्य अधिक बढ़ा है। ये देखने वाली बात है। देखिए परिणामतः यह हुआ कि देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 1/4 है। उसकी तुलना में द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक का सकल घरेलू उत्पाद में 4/5वां हिस्सा है। ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसका क्या अर्थ है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं, इनका उत्पादन कम हो रहा है। अब देखिए आपको इसके अर्थ क्या हुआ कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होने वाला है। अगर दूसरे अर्थ से भी देखें तो कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। कुछ लोग कम बेरोजगार हैं लेकिन उसमें बेरोजगारी है, आवश्यकता से अधिक कृषि में लोग लगे हुए हैं। एक छोटा सा किसान, हम मान लीजिए ये लक्ष्मी नाम का कोई किसान है, उसका उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार और अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार में सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते रहते हैं, काम करते नजर भी आते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं दिख रहा है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। लेकिन अगर सही देखा जाए तो उनका जो है श्रम विभाजन है, उनका श्रम विभाजन यहाँ है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। अल्प बेरोजगार की स्थिति है। जहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं
लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, या इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कह सकते हैं। तो यह गलत नहीं है। देखिए, आज जिसके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठा हुआ है अलग है, ये खुली बेरोजगारी भी कह सकते हैं। इसीलिए उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी से कहा जाता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। आपसे प्रश्न आता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी है क्या? तो जो बेरोजगारी दिखाई नहीं देती, छुपी हुई हो, उसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहें, छुपी हुई बेरोजगारी कहें, जो लक्ष्मी वाला आपको उदाहरण दिए हैं। मान लीजिए कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्य को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होना शुरू हो जाता है। आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बदलाव हो गया, कोई परिवर्तन हो गया, कुछ नहीं हुआ, अना उत्पादन ह्रास हुआ। 2 सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते थे करते रहेंगे। भारत में मान लीजिए लक्ष्मी की तरह लाखों किसान लोग हैं। इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा करके कहीं अन्य क्षेत्रों में लगा दें, उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें, तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय बढ़ जाएगी, परिवार के कुल लोगों की आय बढ़ेगी और जो अल्प बेरोजगारी है वो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्र में भी हो सकती है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश में इधर उधर घूमते फिरते हैं। वे प्लम्बर हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, मरम्मत कार्य करने वाले लोग हो सकते हैं, जैसे रोजगार करते हैं। अन्य लोग असुविधाजनक विषय काम करते हैं। उनमें से कोई रोजाना काम नहीं पाता है, रोज काम नहीं मिलने वाला है। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते या कुछ अन्य चीज़ें बेचते हुए देख सकते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं, उनको कोई खास आमदनी नहीं होती है। यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह तीनों क्षेत्रक जो है, इन तीनों क्षेत्रक में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है सेवा क्षेत्रक में हुआ है, तृतीय क्षेत्रक में हुआ है। धीरे धीरे कृषि क्षेत्रक से यानी प्राथमिक क्षेत्रक से लोग अब द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।